हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका अर्थशास्त्र है, उसके जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो वो सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि आर्थिक समस्या क्या है। इसको आप तैयार कर लीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए आर्थिक समस्या क्या है। ये प्रश्न आपका लघु में भी पूछा जा सकता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और विस्तृत में भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपका विस्तृत में बता दूंगी। तो अगर आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप इस तरह से लिख कर आओगे। आर्थिक समस्या हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो, इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, अगर आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आज किया जा रहा है तो फिर आप आर्थिक समस्या की परिभाषा तक यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर विस्तृत में आपका यही प्रश्न पूछा जाए तो जितना भी मैं आज आपको बताऊँ उतना पूरा आपको लिख कर आना है, ठीक है। तैयारी आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि एक भी नंबर आपका, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। पूरे पूरे नंबर आपको लाने हैं अर्थशास्त्र में। तैयारी भी मैं आपकी इसी तरह से करा रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से अपनी मेहनत कीजिए, ओके बेटा। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक समस्या क्या है। तो देखो, पहले इस तरह से आप हेडिंग डालोगे आर्थिक समस्या, और फिर देखिए इसके बाद आप लिखोगे कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आर्थिक समस्या क्या है। तो यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिए कि आर्थिक समस्या क्या। देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं की मतलब अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो सीमित है। तो सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या यानी चुनाव करने की समस्या। जैसे अब ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं, और जो आपके पास साधन है उसको खरीदने के जो आपके पास साधन है वो आपके पास कम है, रिसोर्सेज आपके पास कम है, और जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब उन ज़्यादा आवश्यकताओं को, अलग अलग आवश्यकताओं को सीमित साधनों के प्रयोग से जब हम उनको चयन करते हैं तो उसमें जो हमारी समस्या उत्पन्न होती है वही हो जाती है हमारी आर्थिक समस्या। इतना क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर देखिए, हाँ, इस तरह से आप हेडिंग डालोगे आर्थिक समस्या की परिभाषाएं, ओके। और उसके बाद देखिए जो आपके अर्थशास्त्री हैं एरिक रोल के अनुसार, ओके, इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपभोग की संख्या है। तो देखिए, जो आपके अर्थशास्त्री है एरिक रोल, तो उन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा को इस तरह से समझाया है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालोगे। अगर आपका देखिए विस्तृत उत्तरीय में अगर आपका जो प्रश्न है वो आज किया जाता है तो प्रश्न आपका इस तरह से आज किया जाएगा कि आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, अथवा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण बताइए, ओके। तो पूरा मैं आपको समझा दे रही हूँ। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे, ओके। आर्थिक समस्या आपको समझ आ गया। जैसे आपकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो आपके साधन हैं वो कम हैं, और उन कम साधनों से ही उत्पन्न चयन की समस्या को ही, यानी जब हम साधनों का चयन करते हैं, जब हम जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो हमारे पास साधन है वो लिमिटेड है, और जब हम उन्हीं लिमिटेड साधनों में जब वस्तुओं का जब चयन करते हैं, यानी चुनाव जब हम करते हैं, जो हमारी जो समस्या उत्पन्न होती है वही हो जाती है हमारी आर्थिक समस्या। अच्छे से क्लियर हो गया?
अब जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दे रही आर्थिक समस्या क्या है, ऐसे आपको याद हो जाए, कभी आप भूल भी ना पाओ। देखिए जैसे आप मार्केट जाती हो, ओके, और वहाँ पर देखिए आपकी आवश्यकताएं, विभिन्न आवश्यकताएं हैं। जैसे आपको एक किताब भी लेनी है और आपको क्या है, पेन भी लेना है, ठीक है। और आपके पास जो साधन है, यानी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से जो साधन है आपके पास, जो रुपए हैं आपके, वो आपके पास कम हैं। या तो आप पेन ले सकती हो या फिर आप जो आपने बुक देखी है उसको ले सकती हो, ठीक है। तो जब आप उसमें चयन करोगे, चुनाव जब आप करोगे कि ज़्यादा अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो जब चुनाव करने में जो आपकी समस्या उत्पन्न होगी वही आपकी हो जाएगी आर्थिक समस्या। अच्छे से क्लियर हो गया? आप तो कभी आप नहीं भूलोगे। तो यही आपकी होती है आर्थिक समस्या। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालोगे, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, अथवा आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के मतलब कारण क्या है, ओके। तो देखिए ये हेडिंग डालते हुए आप इस तरह से फिर लिखोगे कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है असीमित आवश्यकताएं, ओके, असीमित आवश्यकताएं। फिर इसमें आप लिखोगे मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और असीमित हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, ओके। इसके बाद आपको बेटा देखो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाली है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी सीमित या दुर्लभ साधन। और फिर उसमें आप लिखोगे कि साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। अब वही चीज़ यहाँ पर बता दी गई कि इनकी मांग जो है वो पूर्ति से अधिक होती है। चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमें ज़्यादा होती है, जो हमारी अलग अलग आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा हैं, और जो साधन है वो हमारे सीमित हैं, ठीक है। तो मांग पूर्ति से अधिक होती है, अर्थात साधन की मांग और साधन की पूर्ति। तो यहाँ पर बड़ा क्या हो गया, साधन की मांग बड़ी होती है साधन की पूर्ति से, ओके। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको यहाँ पर और लिखना है। यहाँ पर आप लिखोगे साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों प्रकार के साधन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकताएं बड़ी हैं, आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, और साधन कैसे हैं, लिमिटेड है, कम हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो कम है और आवश्यकताएं अनंत हैं हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे कि आर्थिक समस्या क्या है, ओके। अच्छे से क्लियर हो गया एकदम। अब इसके बाद देखिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कि उत्पादन फलन का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। विस्तृत में मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसका आंसर लिखोगे, किसी फर्म की उत्पाद और आदा के बीच संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में उत्पादन फलन या उत्पादन संभावनाओं की सूची है। इसके बाद आपको लिखना है कि बार्टसन के अनुसार, फिर आप लिखोगे किसी फर्म की भौतिक आदाओं एवं भौतिक प्रदा के बीच संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है उत्पादन फलन की मान्यताएं, ओके। और फिर देखिए इसमें आप लिखोगे इस तरह से
कि उत्पादन फलन की अवधारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। फिर आपको लिखना है उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। इसके बाद आप लिखोगे अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हेडिंग इस तरह से डालनी है, उत्पादन फलन की विशेषताएं। ओके, फिर इसमें आप लिखोगे उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है कि उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को बताता है। फिर आपको लिखना है एक उत्पादन फलन दी हुई तकनीकी ज्ञान में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे उत्पादन फलन उत्पादित वस्तु की कीमत और साधनों की कीमतों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। फिर आप लिखोगे एक उत्पादन फलन एक दिए हुए समय या प्रति इकाई समय के संदर्भ में होता है। तो देखिए जो आपका उत्पादन फलन था किसे कहते हैं और उसकी जो मान्यताएं थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी आप तैयार कीजिए, इस तरह से इस प्रश्न का आपका आंसर लिखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए आपका प्रश्न है कि कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कर राजस्व, फिर आप इसमें लिखोगे कोई सरकार टैक्स लगाकर जो रेवेन्यू हासिल करती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। सरकार विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाती है ताकि वह योजनागत और गैर योजनागत व्यय के धन एकत्र कर सके। इस फिर आप हेडिंग डालोगे उदाहरण इस तरह से। फिर इसमें देखिए आप लिखोगे कि कर राजस्व को आय और लाभ, सामाजिक सुरक्षा, योगदान, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों, फिर इसके बाद आपको लिखना है करों, स्वामित्व पर करों और संपत्ति के हस्तांतरण और अन्य करों पर करों से एकत्रित राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद आप देखिए इस तरह से लिखोगे कि गैर राजस्व व्यय के उदाहरण। ठीक है, फिर इस तरह से आप लिखोगे कि करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व कहा जाता है, जैसे ब्याज, लाभांश, शुल्क, जुर्माना आदि से आय। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आप ये तैयार करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिताओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आस्क किया जा सकता है, तो अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, प्रश्न आपका है पूर्ण प्रतियोगिताओं की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे कि एक पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद देखिए आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको यहाँ पर लिखना है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ओके, बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए, उनके आकार, रंग, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार वस्तु की इकाइयाँ एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखोगे नेक्स्ट, फिर आपको लिखना है कि वस्तु का प्रमापीकरण होता है अतः गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। फिर आपको लिखना है इस दशा में विक्रय लागतों का पूर्ण अभाव होता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है, ये मैं प्रश्न आपको एक बार बता भी चुकी हूँ इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर कि फर्मों को इसके उद्योग में प्रवेश करने अथवा उद्योग से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसका कारण यह है कि इस दशा में प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन के बहुत थोड़े भाग का उत्पादन करती हैं अतः उसके प्रवेश अथवा बहिर्गमन का उद्योग के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपको थोड़ा और लिख देना कि परिवहन लागत शून्य होती है जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। तो देखिए 20 से उत्तरीय प्रश्न में आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे कि पूर्व प्रतियोगिताओं की विशेषताओं का वर्णन। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके जो देखिए 20 से उत्तरीय प्रश्न है वो थोड़े रह गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो देखिए आप वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकती हो। ओके, थैंक यू।